एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के भी क्वेश्चंस इसमें होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर जो हैं ये हैंड पिक किए गए हैं कि जिनसे आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। प्लीज नोट दैट ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम कम है। तो यदि आप क्लास 11th में हैं, सो आई वुड रिकमेंड you solve all the questions given in the HC Verma। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम कवरेज कॉन्सेप्ट्स का आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं, सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है a small block B is placed on another block A of mass 5 kg of length 20 centimeter. Initially the block B is near the right end of the block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless, यानी कोई भी फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। और इन सारे क्वेश्चंस में फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने गलती से इंट्रो में बोल दिया था, पर ठीक है। Find the time elapsed before the block B separates from A। तो हमें बताना है कि कितने समय के बाद ब्लॉक B A से सेपरेट हो जाएगा। तो हम एक बात तो जानते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगता है तो उसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसमें वो कंटिन्यू रहता है। तो बी जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है और बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। बी के ऊपर फोर्स लग सकता था, फ्रिक्शन वाला फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं बी के ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं। तो बी जो ब्लॉक है वो अपनी स्टेट जो है वो मेंटेन रखेगा, यानी बी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ये एक बेसिकली फंडामेंटल तरीका हो गया इस बात को एक्सप्लेन करने का। और हम मॉडर्न तरीके से कहें कि भाई फ्रिक्शन नहीं है तो ये इसको चलाने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो ये रुका रहेगा। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले ए जो ब्लॉक है, ए का मास है 5 kg और 5 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है यहां पे 10 न्यूटन के बराबर। एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से इसके ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा होगा mg के बराबर, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक का भी लग रहा होगा, लेट्स से n1 के बराबर। मैं इसे कह देता हूं। दूसरे ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक है ब्लॉक नंबर बी, जिसका मास हमें नहीं दिया है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाए तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n1 के बराबर, और इसका फोर्स mb इंटू जी के बराबर लग रहा होगा। जब ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है तो इन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में। तो हम इन फोर्सेस की चिंता किए बिना इन डायरेक्शन में फोर्सेस को देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, इसका ऊपर जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन के बराबर है। दैट मींस द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस ब्लॉक की तरफ देखें, इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 के बराबर होगा। अब कोई दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखे हुए हैं और उनके पास अब एक्सेलरेशन आ चुका है। नीचे वाले का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। और तो मैं कह सकता हूं ऊपर वाला ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहेगा और नीचे वाला ब्लॉक जो है ऐसे फिसल जाएगा। ऊपर वाला ब्लॉक यहां रखा है तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे वाला ऐसे स्लाइड कर जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने समय के बाद ये गिर जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक जमीन पर गिर जाएगा। तो इनिशियल सिचुएशन कह सकता हूं कि ये हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक ए, और ये हमारे पास है ब्लॉक बी। मैं इसको फ्लोट करते हुए दिखा रहा हूं बिकॉज इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है रेस्ट पे रखा हुआ है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये नीचे से निकल जाएगा। बी वाला ब्लॉक जो है वो एज इट इज यहां रहेगा और नीचे वाला जो है जस्ट निकल के जा रहा होगा। तो ये सिचुएशन हमारे पास है। टी बराबर 0 पे हो रहा है और टी बराबर कैपिटल टी पर ये हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन मैंने बनाई है टी बराबर 0 पर और टी बराबर कैपिटल टी पे सिचुएशन बनाई है ये। तो हमें बताना है कितना समय इस पर लगने वाला है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए,
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी आप एक पॉइंट अपना फेवरेट पिक कर लीजिए, या तो फ्रंट इसका पिक कर लीजिए, या आप इसका जो रियर एंड है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पिक करने का मतलब है कि ऑब्जर्व करना है इसको, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन देखना है। तो मैं इसका फ्रंट एंड सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका फ्रंट एंड यहां था पहले, अब इसका फ्रंट एंड यहां आ चुका है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं कि कितना इस ऑब्जेक्ट का या इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा 20 सेंटीमीटर के बराबर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करूंगा। डिस्प्लेसमेंट इज 20/100 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू t स्क्वायर, 2 से गया 2, 0 से गया 0, और ये 2 से गया 5 बार, सो t आपको मिल जाता है 1/√5। सो 1/2.2 जो है आप यहां रख सकते हैं, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4 सेकंड के बराबर आपको आंसर यहां पे मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? तो बेसिकली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन निकालने थे और देखना था कि टाइम कितना लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। आगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ बायंसी फोर्स। यदि आपने अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो यहां पे। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या गैस, लिक्विड या गैस में कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो लिक्विड या गैस उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे हवा में रहे, एयर कहें या गैस कहें या लिक्विड कहें, वो इसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डूबा हुआ है उसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, या कह सकते हैं ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ग्रेविटी का फोर्स लगता है नीचे की तरफ और फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगता है। बस इतना जानना जरूरी है, बस कि बायंसी फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, दिया भी हुआ है तो कोई जरूरत नहीं थी ये सारी कहानी पढ़ने की। ठीक है, तो हमारे पास एक बलून है, बलून के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है b के बराबर, और बलून के ऊपर फोर्स लगेगा ग्रेविटी का mg के बराबर, और कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऑपोजिट लगता है डायरेक्शन के वेलोसिटी के, और प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू इट, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक बात है, ये बात हम समझ गए कि मान लीजिए हम कार से ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तेजी से, तो हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट हवा हमें पुश करती है। चाहे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएं, चाहे बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाएं, आप हवा जो है आपको अपोज करती है, एयर जो है आपका अपोज करती है। आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अपना फोर्स लगाती है। तो कहा गया है the balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth surface with a constant velocity v। ऐसा देखा गया कि ये बलून नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि इसका वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है, तो इस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं कह देता हूं f एयर, कह देता हूं f एयर, इसका नाम मैं दे देता हूं। बिकॉज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस the summation of all the forces must be 0 on this balloon। तो सारे फोर्सेस का समेशन मुझे 0 करना है, तो लिखूंगा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू G, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहते हैं ये आगे कहते हैं कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कितना मास यहां से रिमूव कर दें जिससे ये जो बलून है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से मैं स्मॉल m के बराबर जो है मास को रिमूव कर देता हूं, तो ये मास इसका रह जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। स्मॉल m मैंने रिमूव कर दिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और बायंसी फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ लगेगा, ग्रेविटी के ऑपोजिट लगेगा बायंसी फोर्स। लेकिन अब ये क्योंकि ऊपर जा रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग नाउ इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन बदल जाएगा। बिकॉज एयर रेजिस्टेंस कहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, तो नीचे की तरफ लगेगा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स F एयर। क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी सर? जवाब है नहीं,
बिकॉज क्वेश्चन में बताया है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी बराबर है हमारी दोनों केसेस में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होने वाला है। तो चाहे जो पहले वाले केस में जितना एयर रेजिस्टेंस का फोर्स था उतना ही फोर्स यहां भी रहने वाला है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्सेस का समेशन 0 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू m माइनस स्मॉल m इंटू G प्लस एयर रेजिस्टेंस का फोर्स F एयर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन को लिख लीजिए, F एयर प्लस B इज इक्वल टू कैपिटल mg, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन आया है कि बायंसी इज इक्वल्स टू m माइनस स्मॉल m इंटू जी प्लस f एयर। अब सॉल्व करने के लिए f एयर की वैल्यू जो है यहां से उठा के रख दीजिए यहां, तो मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस b। तो इस b को इधर ले जाएंगे और एक काम करिए, इस mg को इधर ले जाइए, बाकी सबको इधर ले जाइए। तो स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल mg प्लस माइनस 2b, g से डिवाइड कर दीजिए तो स्मॉल m मिल जाएगा आपको, 2 कॉमन आ गया, g 2 कॉमन आ गया और आपको मिल गया यहाँ पे कैपिटल m माइनस b बाय g। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। कितना मास should be removed, must be removed in order to propel the balloon in upward direction with constant velocity v। तो ऊपर की तरफ चलने लगेगा, इतना मास कम कर दीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर, 2 टाइम्स कैपिटल m माइनस b बाई जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है a uniform rod of length 30 centimeter having a mass of 3 kilogram. The strings shown in the figure are pulled by constant forces of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the strings and the pulley are light. तो सारे सरफेसेस स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। इस 3 kg की कंप्लीट रोप है, 3 kg की रोप है और यूनिफॉर्म है, तो मैं कह सकता हूं कि 20 सेंटीमीटर का जो मास होने वाला है वो 2 kg के बराबर होगा और 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट है उसका मास हो जाएगा आपके पास 1 kg के बराबर। सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 kg मास जो है वो 30 सेंटीमीटर में डिवाइडेड है, तो हर 10 सेंटीमीटर रोप का जो मास होगा वो 1 kg के बराबर होगा। दैट्स व्हाई दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg। अब इसके ऊपर फोर्स लगाया 32 न्यूटन, इस तरफ फोर्स है 20 न्यूटन के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स है 32 न्यूटन और इसके ऊपर फोर्स है 20 न्यूटन, और ये जो रस्सी है ये एक साथ मूव करेगी जहां भी जाएगी। ये रस्सी चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, एज अ होल सिस्टम ये मूव करेगी। तो मैं कह सकता हूं इसका कॉमन एक्सेलरेशन इन दोनों पार्ट्स का, बिकॉज एक ही रस्सी के 2 पार्ट हैं, वो होगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a। तो इस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं 32 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a। तो a आपको मिल जाएगा 12/3 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मुझे मिल गया तो मुझे पता चल गया कि दोनों पार्ट जो हैं कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे होंगे। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि इसको यहां से मैंने काट दिया, इसको यहां से मैंने काट दिया, इमेजिनरी मैंने इसको काट दिया, तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन जिसका मास 1 kg के बराबर है और इसका राइट वाला पोर्शन जिसका मास 2 kg के बराबर है। फोर्स इस वाले पार्ट पर लग रहा था 32 न्यूटन के बराबर, 32 न्यूटन, और इस वाले पार्ट पर फोर्स लग रहा था 24, कितना था 20 न्यूटन के बराबर, 20 न्यूटन। अब हम जानते हैं कि रस्सी के जो दोनों एंड हैं, रस्सी के एंड से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये इसको पुल करेगी और ये इसको पुल करेगी। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, लेट्स से T, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा T इस तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। 2 था क्या, 4 था, सॉरी, दिस इज 4 एंड दिस इज आल्सो 4। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, या इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं टेंशन T माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन आपको मिल जाएगा 24 न्यूटन के बराबर, T इज 24 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गए आपको। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें दिया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है,
एंड पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट, यानी आइडियल रस्सी और आइडियल पुली का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो एक तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो तरह की रस्सी हैं, एक रस्सी यहां से यहां तक जा रही है, दूसरी रस्सी ये है, और दो ब्लॉक्स यहां पे लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने वाला हूं यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन जो होता है उनसे मैं इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालूंगा। ये भारी है, ये हल्का है, तो साफ दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन लेट्स से a2 और ये मूव करेगा एक्सेलरेशन a1 से। यहां टेंशन मान लेता हूं t के बराबर है, तो यहां टेंशन होगा t, यहां टेंशन होगा t, यहां टेंशन होगा 2t, यहां टेंशन होगा 2t और t टेंशन होगा। तो इसका टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, इसका टेंशन इंटू एक्सेलरेशन दोनों बराबर होने वाले हैं। तो यहां लिखूंगा t इंटू a1 इज इक्वल टू 2t इंटू a2। तो यहां से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 की वैल्यू आपको मिल जाती है, a2 की वैल्यू लिख सकता हूं a1 बाय 2 के बराबर आपको मिल जाएगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का यदि बनाएं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपके पास है 2m, नीचे फोर्स लगेगा 2mg और टेंशन ऊपर लग रहा है 2t और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसका a2 के बराबर है विच इज a1 by 2। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन में लिख रहा हूं, सो 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a1 by 2। 2 से 2 गया, आपको मिल जाता है यहां से mg माइनस t इज इक्वल टू m a1 by 2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहां पे देखिए इसके ऊपर टेंशन है t, इस तरफ फोर्स लगेगा mg sin 30 विच इज mg by 2 और इसका एक्सेलरेशन a1 के बराबर है। तो मैं इस ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहा हूं विच इज t along the incline t minus mg by 2 is equal to m into a1। अब इनको आपको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को और निकालनी है वैल्यूज किसकी, निकालनी है वैल्यूज एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू निकालनी है। तो t को एलिमिनेट कर सकते हैं, टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 आप कर दीजिए, 1 + 2 इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज mg by 2 which is mg by 2 और ये ma1 by 2 ma1 है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ma1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m से m चला गया, तो आपको यहां से मिल जाता है a1 इज इक्वल टू g by 3। तो g by 3 एक्सेलरेशन होगा इसका और यही आपसे पूछा गया है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर व्हिच विल प्रिवेंट द smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and all the strings and the pulley are light. सारा जो सिस्टम है आइडियल है, फ्रिक्शन कहीं पर है नहीं। ये वाली ब्लॉक की स्लिपिंग रोकनी है हमें, इसके ऊपर ये स्लिप ना हो, इसका मोशन ना हो इसके रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोशन इस पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये साथ साथ मूव करने चाहिए, साथ साथ ये मूव करने चाहिए, ये इनका मतलब है। और इस डायरेक्शन में इसका मोशन जो है रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि ये जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है लेट्स से a के बराबर है, उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होने वाला है, यानी कि पूरा सिस्टम रस्सी के अलोंग a एक्सेलरेशन से जा रहा है। और ये आप निकाल सकते हैं कैसे कि mg फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स आपके पास है t के बराबर, ये आपके पास फोर्स होगा t के बराबर। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास mg माइनस t इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। और इनके लिए लिख सकता हूं मैं t इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। इनको इसको यहां रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कैपिटल M g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m डैश प्लस स्मॉल m। इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि नेट पुलिंग फोर्स जो है वो कैपिटल mg के बराबर है और टोटल खींचने वाला फोर्स है कैपिटल mg, और कौन कौन खींच रहा है साथ में, तो m डैश और स्मॉल m तीनों एक साथ खींच रहे हैं एक फोर्स से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं इन दोनों ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ये दोनों जो ब्लॉक हैं
इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है कितना है, a के बराबर है, जो हम निकाल चुके हैं, कैपिटल mg डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो मैं इसका मोशन ऑब्जर्व करूंगा, रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं बाय ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं इक्विलिब्रियम में ला सकता हूं। तो मैं लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, विद रेस्पेक्ट टू वेज, बिकॉज वेज एक्सेलरेटिंग है तो हमें सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा स्मॉल m इंटू ए के बराबर, और इसके ऊपर फोर्स जो है लग रहा होगा नीचे की तरफ mg के बराबर, एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल के बराबर, दैट्स इट। ये सारे फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे होंगे। इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लाना है, इस डायरेक्शन में मोशन को रेस्ट्रिक्ट करवाना है। तो ये एंगल जो है, लेट्स से दिस इज थीटा, दिया भी हुआ है क्या, दिस इज थीटा, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, और ma का कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ ma cos थीटा। तो मैं इन फोर्सेस को बराबर कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे स्मॉल mg sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a cos थीटा। तो यहां से m से m जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही वैल्यू आपको मिल जाती है g tan थीटा के बराबर, g tan थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू लाके रख दीजिए, मिल जाएगा आपके पास कैपिटल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m डैश प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू g tan थीटा। g से चला गया g, अब हमें निकालना है कैपिटल M, निकालना है हमें, ये निकालना है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे काम करिए इसको इधर ले जाइए, तो बन जाएगा आपके पास कैपिटल M cot थीटा माइनस कैपिटल M इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m। m को कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m। यहां से मिल जाएगा आपको कैपिटल M इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस 1। ये आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। m डैश प्लस m डिवाइड बाय cos थीटा माइनस 1 cot थीटा माइनस 1, ये हमारा आंसर है।